फ्रेंड्स, तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टडी करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है बेसिकली, लेकिन सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी करेंगे और उसके बाद हम पार्टिकल फिजिक्स स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर होता है ना, तो इसमें जो एटम है, एटम को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हम डिफ़ाइन करते हैं ZXA। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने BSc में या MSc में स्टडी किया हुआ है। एक्स जो है वो हमारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जेड रिप्रेजेंट करता है हमारे एटॉमिक नंबर को, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ए रिप्रेजेंट करता है हमारे मास नंबर को, मास नंबर मीन्स इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियाई। तो अभी ये तो सिंपल डेफिनेशन थी, तो अभी इसके हम टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो नीचे वाला हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर सेम रहता है। मतलब आइसोटोप होंगे उसमें एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, हमारे पास सेम रहेगा। जेड की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ए की वैल्यू वेरी कर सकती है, ये इंक्रीज भी हो सकती है। हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें वो 1H1 लिखते हैं। अगर हम इसके आइसोटोप की बात करें तो 1H2 लिख सकते हैं, 1H3 लिख सकते हैं। इसे ड्यूटेरियम कह देते हैं, इसे ट्राइटेरियम कह देते हैं। सिमिलरली हम कार्बन के केस में भी देख सकते हैं, जैसे C612 होता है एंड C613 भी होता है, 14 भी होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हर एक के आइसोटोप्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। व्हाट आर द आइसोटोन्स? आइसोटोन्स आपको याद रखने का सिंपल तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे N आ रहा है ना इसके अंदर, मतलब इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट वुड बी सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें C613 एंड 7 नाइट्रोजन 14, अगर हम इसमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड करें, बिकॉज ये प्रोटोन है, ये प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन है, तो इसमें से 13 - 6 करें तो 7 आ जाएगा, और 14 - 7 करें तो भी 7 आ जाएगा। मतलब इन दोनों में, कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714 में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू है वो सेम है। तो हम C613 एंड 7 नाइट्रोजन 14 को क्या कहते हैं कि ये दोनों आपस में आइसोटोन्स हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं हम आइसोबार्स की, कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स होते हैं जिसमें एटॉमिक ए की वैल्यू, मतलब कि मास नंबर ए की वैल्यू सेम रहती है, ये चेंज नहीं होगी, बट जेड की वैल्यू चेंज कर सकती है। हम कह सकते हैं C614 एंड 7 नाइट्रोजन 14। अब देखो, जो एटॉमिक मास है, मास नंबर जिसे हम कहते हैं, वो सेम रह रहा है दोनों केसेस में, बट एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। तो हमने बेसिकली 3 स्टडी किए। फर्स्ट हमने स्टडी किए आइसोटोप्स जिसमें कि जेड की वैल्यू सेम रहती है। फिर हमने स्टडी करी आइसोटोन्स जिसमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम रहती है। फिर हमने स्टडी की आइसोबार्स जिसमें कि हमारे पास एटॉमिक मास की वैल्यू सेम रहती है। अब जो ये क्वेश्चन, अभी तक तो आई थिंक इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आया हुआ, जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आता है हमारे पास मिरर न्यूक्लियाई पे। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है मिरर न्यूक्लियाई पे, पास्ट पेपर उठा के देखना, उसमें मिरर न्यूक्लियाई पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। अभी मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है? मिरर न्यूक्लियाई एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें कि जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है, मास नंबर सेम रहेगा, बट जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो इंटरचेंज कर सकते हैं विद द डिफरेंस ऑफ +-1। लाइक कार्बन 611 और बोरोन 511। अब देखो, इसमें जो मास नंबर है वो सेम रह रहा है, बट इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 5। प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं 5 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6। अब इन दोनों में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस कितना है +-1 का है। 6 - 5 करेंगे तब भी 1 आएगा, 5 - 6 करेंगे तब भी -1 आएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर हम मिरर न्यूक्लियाई की बात करेंगे, उसमें हमारे पास जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस कितना आएगा
वो इंटरचेंजेबल होंगे और उनमें डिफरेंस होगा +-1। आपको हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें से आपको दो दो का पेयर दे देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, उसमें भी नेक्स्ट पेयर ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी उसमें भी। तो आपने सिर्फ फाइंड आउट करना है, पहले तो यहाँ से भी आप कोई ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं, पहले ए देख लेना है, ए दोनों का सेम है, हो सकता है यहाँ पे ए डिफरेंस हो, ए दोनों, तो ये ऑप्शन तो पहले ही निगलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमने देखना है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों में +-1 का डिफरेंस आ रहा है। जो ऑप्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो वो ही ऑप्शन हमारा मिरर न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, अभी तक तो हमने स्टडी किया सिंपल आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स एंड मिरर न्यूक्लियाई के बारे में। अब जो क्वेश्चन न्यूमेरिकली आ जाता है बेसिकली आता है हमारे साइज़ पे, कि न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा। बेसिकली जो न्यूक्लियस ज़्यादातर होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, बट कुछ के न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनका साइज़ थोड़ा सा उससे डिफर हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द दे आर इन स्फेरिकल इन शेप। तो अगर जो भी न्यूक्लियाई है अगर वो स्फेरिकल शेप में है तो उसका अगर हमने रेडियस डिफाइन करना है तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो न्यूक्लियर रेडियस रहेगा वो r=r0a⁻1/3। जैसा कि हमें पता है अभी जो a है वो हमारे पास मास नंबर है, ठीक है। r0 की वैल्यू फिक्स रहती है, वो रहती है 1.2 फर्मी, मीन्स 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर आपको किसी भी न्यूक्लियाई का मास नंबर दिया हुआ हो तो हम इजीली उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया हो कि कार्बन 612 आपको बताया गया, इसका हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस सिंपल भाषा में हम कैलकुलेट कर सकते हैं r=r0a⁻1/3। वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r0 एंड a हमारे पास यहाँ पे रहेगा 12 1/3, r0 1.2 × 10⁻⁻15। और अगर हम 12⁻1/3 करेंगे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे वो ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसका 1/3 आप इजीली फाइंड आउट कर सको। इसके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी 2.7 फर्मी। इसके साथ ही हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज कि आपको रेडियस जर्मेनियम न्यूक्लियस का यह बताया गया हो विच इज़ ट्वाइस इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेरिलियम। ट्वाइस दैट ऑफ द बेरिलियम एटम, और उसका आपको 4 × 9 ये बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। जितना रेडियस इसका आएगा वो ट्वाइस आएगा इसके रेडियस के। तो अगर हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हम इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम बेरिलियम का फाइंड आउट करेंगे। बेरिलियम का फाइंड आउट करने के लिए हम, बिकॉज वी नो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3, तो ये बन जाएगा 9⁻1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और जर्मेनियम का बन जाएगा हमारे पास 2 × r0 × 9⁻1/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जर्मेनियम का रेडियस निकल आएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1.2 फर्मी को हम फर्मी ही रख देते हैं। बेसिकली जो रेडियस आपको ऑप्शन में मिलेगा ना वो फर्मी ही मिलेगा। तो 9⁻1/3 बन जाएगा 2.4 × 9 फर्मी। और साथ ही में हमें यह पूछा गया हो कि हमें बताना है कि जर्मेनियम में कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं। अभी पहले जो हमने देखा उसमें उन्होंने बताया गया था कि जर्मेनियम का जो रेडियस है विच इज़ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द बेरिलियम एटम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू r0 × a⁻1/3 2 × अभी हमें इसका पता था कि 4 और 9 है, इसका मास नंबर हमें 9
पता था। तो इसको हम लिख सकते हैं R0 इंटू 9⁻⁴। अभी R0 की वैल्यू दोनों एलिमेंट्स के केसेस में सेम है, तो R0 के साथ R0 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू 1/3 2 इंटू 9⁻⁴। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स में क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 इंटू क्यूब 2 इंटू 9⁻⁴ इंटू इस सारे का क्यूब। 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी a। 2 का क्यूब करेंगे और 9 इंटू 1/3 इंटू 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8 एंड 9। 8 इंटू 9 72। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि जर्मेनियम का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 72। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सो दैट कि हमें फॉर्मूला भी याद हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ साइजेस ऑफ लेड 82 208 एंड मैग्नीशियम 1226। इसकी हमने इनकी साइज़ की रेशो फाइंड आउट करनी है। मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली इनका रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ लेड अपॉन रेडियस ऑफ mg की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हमें पता है r इज इक्वल्स टू R0 a⁻⁴ होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लिखेंगे यहाँ पे R0 की वैल्यू हम सब्सिट्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, a इस केस में हमारे पास है 208⁻⁴ और इस केस में है हमारे पास R0 26⁻⁴। R0 के साथ R0 कैंसिल हो जाएगा और अगर हम इसको लिखें 208/26 और इसको सॉल्व करें, 26 इंटू 8 इज़ 208, तो 8⁻⁴ अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। तो इन दोनों की रेशो आ जाएगी 2:1। जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा तो 2:1 वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसका एक और न्यूमेरिकल करते हैं। इफ़ द न्यूक्लियर रेडियस of aluminium 27 is 3.6 Fermi, the approximate nuclear radius of 64 copper in Fermi would be। तो हमने फाइंड आउट करना है न्यूक्लियर रेडियस इन दिस केस। अब देखो, इसका हमें बताया हुआ है, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो जिसका बताया हुआ है सबसे पहले उसका लिख लेते हैं एल्यूमिनियम के केस में, विच इज़ इक्वल्स टू 3.6 फर्मी। ओके, हमें पता है R इज़ इक्वल्स टू R0 a⁻⁴ होता है। ठीक है, इसका फाइंड आउट करके उन्होंने बता रखा है, तो 3.6 लिख लिया, R0 को R0 ही रहने दिया और A की वैल्यू है 27/1/3 इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो हमने क्या करना है, 3.6 इंटू R0, 27 का 1/3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो R0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.6/3 विच इज़ इक्वल्स टू 1.2। इन दिस केस ऑफ कॉपर हमने इसका अप्रॉक्सीमेट रेडियस फाइंड आउट करना है। R इज इक्वल्स टू R0 a⁻1/3 इन केस ऑफ कॉपर। तो R0 की वैल्यू है 1.2 फर्मी। A की वैल्यू इन केस ऑफ कॉपर इज 64 1/3 which is equals to 4 Fermi, so it would be 4.8 Fermi। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो 4.8 फर्मी होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, वो मैं करना भूल गई थी। तो जो भी आपका आंसर आएगा, पहले हमने आंसर फाइंड आउट करना है, फिर ऑप्शंस देखने हैं, तो हमारा 4.8 आंसर आ जाएगा। तो ये आज का हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया और उसके रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करवा दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।